सभी छात्रों का स्वागत है। और चूँकि अभी तीसरे बीए थर्ड ईयर के छात्रों की परीक्षा होने वाली है और छात्र बहुत बेचैन हैं कि बहुत बड़ा सिलेबस है और इधर उधर भाग रहे हैं। कोई गेस्ट पेपर यूज़ कर रहा है, कक्षाएं चल रही हैं लेकिन कक्षा में वो आ नहीं रहे हैं, और कुछ छात्रों की पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश की है कि आपको कुछ अच्छा कंटेंट, अच्छी सामग्री उपलब्ध कराई जाए। तो इसी सिलसिले में थर्ड ईयर के छात्रों के लिए जो भी आपका सत्र है 2022 से 25 का सत्र, उसके लिए हम यहाँ पर इस कक्षा में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वह है काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन। छात्रों, काव्य प्रयोजन जो टॉपिक है वो आपकी पिछली परीक्षा में भी आया है। 2023 के प्रश्न पत्र में यह आया है। बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी टॉपिक है ये। तो चलिए शुरू करते हैं काव्य प्रयोजन। और सबसे पहले प्रयोजन का से समझिए, प्रयोजन का मतलब क्या होता है और काव्य प्रयोजन से हम क्या समझते हैं। काव्य प्रयोजन का अर्थ है, प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य। जब हम किसी मित्र से मिलने जाते हैं तो उसके पीछे हमारा कुछ उद्देश्य होता है, जैसे कि हमें उससे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, आनंद की प्राप्ति होती है, या फिर हमें कोई ज़रूरत है, उस ज़रूरत को पूरी करने के लिए हम अपने मित्र के पास जा रहे हैं। इसी तरह से काव्य प्रयोजन भी है छात्रों। काव्य प्रयोजन जो है उसमें बात यह होती है कि जो भी काव्य रचना की जाती है, चाहे कविता लिखी जाए या कोई कहानी लिखी जाए या उपन्यास लिखे जाए, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे काव्य की, मतलब कविताओं की। जो भी साहित्य सामग्री लिखी जाती है, काव्य लिखे जाते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। और शुरू से ही हमारी जो भारतीय परंपरा रही है उसमें जो आचार्य चिंतक रहे हैं उन सभी ने काव्य रचना के पीछे के उद्देश्यों को बताने का प्रयास किया है। ना सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशों में भी कई फिलोसफर्स, कई चिंतक रहे हैं जिन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि कविता क्यों की जाती है। तो हम यहाँ पर 3 वर्ग में काव्य प्रयोजन को समझेंगे। काव्य क्यों लिखे जाते हैं। सबसे पहला है तो जो भारतीय परंपरा रही है, भारतीय परंपरा के जो वरिष्ठ आचार्य रहे हैं, संस्कृत के जो आचार्य रहे हैं, उनके अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है, काव्य लिखने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य होता है। दूसरा, पाश्चात्य विचारकों के द्वारा काव्य का क्या उद्देश्य है। और तीसरा, भारत के आधुनिक दौर के, मतलब 6ठी सदी 10वीं सदी को हटा दिया जाए तो जो आधुनिक दौर आता है 1857 ईस्वी के बाद, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण विचारक रहे, विद्वान रहे, उनके अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है। तो चलिए छात्रों, हम लोग शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले तो आचार्य भरत मुनि की बात करते हैं। आचार्य भरत मुनि जो है उनका संबंध नाट्य परंपरा से रहा है और नाट्य परंपरा, भारतीय नाट्य परंपरा के वे जनक माने जाते हैं। उन्होंने सीधे सीधे तो काव्य प्रयोजन की बात नहीं की, लेकिन हाँ, नाटक के संदर्भ में उन्होंने कहा कि नाटक की रचना के पीछे क्या उद्देश्य होता है, और इसी नाटक के पीछे जो उद्देश्य उन्होंने बताया है इसको हम लोग काव्य प्रयोजन से भी जोड़ सकते हैं। तो वे कहते हैं कि आचार्य भरत ने कहा है कि धर्म, यश, आयु, बुद्धि बढ़ाने वाला हित साधक तथा लोक उपदेशक के रूप में नाटक होता है। कहने का मतलब है कि नाटक की रचना या फिर काव्य की रचना धर्म, यश, आयु, बुद्धि बढ़ाने के लिए किया जाता है,
किसी हित साधने को किया जाता है और लोक को लोक मतलब जनता के उपदेश जो उसके रूप में काव्य की रचना की जाती है। प्रयोजन अर्थात छात्रों उद्देश्य। सभी छात्र अपने साथ कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, पढ़ेंगे और जहाँ भी दिक्कत होती है वे ज़रूर पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और हाँ, एक व्हाट्सएप लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके माध्यम से आप जुड़ जाइए, आपको कंटेंट जो है PDF के माध्यम से भी मिल जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो छात्रों, आचार्य भरत मुनि के बाद भामा का नंबर आता है। भामा पहले ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने सीधे सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन के बारे में बताया था कि काव्य की रचना क्यों की जाती है। तो उनका एक प्रसिद्ध ये है, उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्यालंकार। काव्यालंकार तो उसमें उन्होंने कहा है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है, इसकी प्राप्ति के लिए काव्य की रचना की जाती है। थोड़ा सा छात्रों मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। मेरे पास कुछ कंटेंट है, तो उसमें से एक बार मैं बताना चाहूँगी उसी से देख करके आपको, क्योंकि थोड़ा सा मुझे, हाँ देखो छात्रों, तो काव्यालंकार जो है भामा की पुस्तक है और इसमें उन्होंने कहा है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कला, निपुणता, कीर्ति और प्रीति, ये सभी काव्य प्रयोजन हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कला की निपुणता, कीर्ति, प्रीति, प्रीति का अर्थ आनंद की प्राप्ति, इन सभी उद्देश्य के लिए काव्य रचा जाता है, काव्य लिखा जाता है। इसके बाद बारी आती है आचार्य मम्मट की। छात्रों, आचार्य मम्मट जो हैं उनका एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य प्रकाश। तो इस काव्य प्रकाश में इन्होंने बताया है कि काव्य प्रयोजन क्या है, और एक बहुत ही अच्छा सा श्लोक है छात्रों, काव्यम यशसः अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर रक्षते सद्य पर निर्वृतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। अर्थात कोई भी कवि काव्य लिखता है, इसके पीछे उसके 6 प्रयोजन हैं। यश, यश की प्राप्ति, अर्थकृते, अर्थ की प्राप्ति, व्यवहार विदे, व्यवहार का ज्ञान होना, लोक व्यवहार जो छात्रों हम लोग करते हैं, जो भी हमारा व्यवहार, कोई अतिथि आया उसका व्यवहार कैसे होना चाहिए, हमारा अपने माता पिता के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, इन सभी की जो जानकारी होती है वह काव्य के माध्यम से दी जाती है, यह काव्य का प्रयोजन होता है। शिक्षत रक्षते, अर्थात किसी भी अनिष्ट के निवारण के लिए भी काव्य की रचना की जाती है। और जैसा कि हमें पता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान बाहु की रचना की थी, चूँकि उनके बाह में पीड़ा थी और इसके निदान के लिए उन्होंने हनुमान बाहु की रचना की। और हनुमान बाहु जो है इसका पाठ भी लोग करते हैं अपने शरीर की पीड़ा, मन की पीड़ा को ख़त्म करने के लिए। कहने का मतलब है कि अनिष्ट निवारण हेतु भी काव्य की रचना की जाती है, इसके पीछे प्रयोजन है। उत्कृष्ट आनंद की प्राप्ति, छात्रों आचार्य मम्मट ने बताया है कि उत्कृष्ट आनंद की प्राप्ति के लिए काव्य की रचना की जाती है। कांता सम्मित उपदेश, कांता सम्मित अर्थ का अर्थ हुआ छात्रों कि देखो भाई कई बार जो है बातें, उपदेश कड़वे होते हैं, लेकिन जो भाषा होती है वो बहुत अच्छी और मधुर होती है। तो कांता सम्मित उपदेश, उपदेश देना लेकिन मधुर भाषा में, कांता प्रिय भाषा में, कांत का कांता का अर्थ होता है प्रियतम या प्रिय, मधुर वाणी में उपदेश देने के लिए भी काव्य की रचना की जाती है। तो कुल 6 हुए आचार्य मम्मट के अनुसार, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, कॉपी में ज़रूर लिखिएगा
और यह 20 अंकों का सवाल बनता है और ध्यान से सुनिए पूरे वीडियो को। तो छात्रों, आचार्य मम्मट ने यश, अर्थ, व्यवहार का ज्ञान, ठीक है, अनिष्ट निवारण हेतु, उत्कृष्ट आनंद की प्राप्ति और कांता सम्मित उपदेश जो रस और माधुर्य से पूर्ण होता है उसके लिए काव्य, ये सभी काव्य के प्रयोजन माने हैं। इसके बाद जो अगले आचार्य हैं वो हेमचंद्र हैं और हेमचंद्र का जो जन्म था वह 12वीं शती में हुआ था। उन्होंने आनंद, यश प्राप्ति, कांता सम्मित उपदेश में आनंद को प्रमुख माना है। मतलब वे मानते हैं कि आनंद जो है वह बहुत प्रमुख है और आनंद प्राप्ति के लिए क्या है, काव्य प्रयोजन होता है, काव्य की रचना की जाती है। और आनंद का संबंध रचनाकार और पाठक दोनों से है, इसीलिए हेमचंद्र किसको मानते हैं छात्रों, काव्य प्रयोजन मुख्य कौन सा है, तो आनंद, ठीक है। उसके बाद विश्वनाथ आते हैं 14वीं शती में और विश्वनाथ जो है अपने काव्य ग्रंथ साहित्य दर्पण में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों को काव्य प्रयोजन मानते हैं। और इसके लिए इन्होंने श्लोक भी लिखा है जो है, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखद अल्प अधियामणि काव्यदेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। इसके बाद पंडित राज जगन्नाथ आते हैं। पंडित राज जगन्नाथ रस की अनुभूति, परम आह्लाद को श्रेष्ठ काव्य प्रयोजन मानते हैं। इसके साथ ही पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य प्रयोजनों के अंतर्गत कीर्ति, परम आह्लाद, देवताओं की कृपा प्राप्ति, कीर्ति का अर्थ छात्रों क्या है, यश, यश की प्राप्ति, परम आह्लाद मतलब परम सुख, भरपूर सुख, और देवताओं की कृपा प्राप्ति को भी क्या कहा है, उन्होंने काव्य प्रयोजन माना है। इसके बाद हम आते हैं छात्रों, देखो अभी तक जो बात हुई थी वह थी भारत के आचार्य, जो पुराने आचार्य थे, जो बहुत संस्कृत से संबद्ध जो आचार्य थे, संस्कृत पिता, क्योंकि पहले के आचार्य तो संस्कृत भाषा में ही लिखते थे, पढ़ते थे। तो जितने भी नाम बताए मैंने छात्रों, वो सब बहुत पुरानी परंपरा के संस्कृत के आचार्य हैं, ठीक है। उनके अनुसार काव्य प्रयोजन क्या था। अब आप बताएंगे कि पाश्चात्य चिंतकों के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है। तो प्लेटो, इसमें सबसे पहला नाम छात्रों प्लेटो आता है। प्लेटो जो है उन्होंने नैतिक उपदेश और राज्य तथा मानव जीवन के लिए उपयोगी काव्य को ही काव्य प्रयोजन माना है। जो मानव जीवन के लिए उपयोगी है, जो नैतिक उपदेश से परिपूर्ण है, उसे वो काव्य प्रयोजन मानते हैं। इसके बाद छात्रों हम आते हैं अरस्तु पर। अरस्तु आनंद को काव्य प्रयोजन मानते हैं। आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए किसी भी काव्य को पढ़ने से, यह जो है किसी भी कवि का काव्य प्रयोजन है, मुख्य काव्य प्रयोजन है। उसके बाद लॉन्जाइनस भी एक पाश्चात्य विचारक रहे, महत्वपूर्ण विचारक हैं लॉन्जाइनस। और लॉन्जाइनस ने बताया कि मुख्य काव्य प्रयोजन जो है भव्यता और उदात्तता है। भव्यता का अर्थ है कि उस काव्य में एक भव्यता दिखे, किसी भी भाव की भव्यता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति दयालु है तो उसका दयालु जो उसके व्यक्तित्व का यह गुण है वो बिल्कुल प्रगाढ़ रूप में दिखे। तो लॉन्जाइनस जो है दो तत्वों को मानते हैं, भव्यता और उदात्तता। इसको ये काव्य के मुख्य प्रयोजन मानते हैं। इसके बाद छात्रों दांते जो थे वो इटली के प्रसिद्ध विचारक थे, प्रसिद्ध साहित्यकार थे। तो दांते ने छात्रों यह माना कि जब किसी भी काव्य का प्रयोजन है किसी भी व्यक्ति को पूर्णतः दुख की अवस्था से हटाकर सुख की अवस्था की ओर ले जाना, यह दांते का अपना कॉन्सेप्ट था। तो अब पाश्चात्य चिंतकों के बाद हम आते हैं हिंदी साहित्य के चिंतकों पर। देखो हिंदी साहित्य के चिंतकों की जब हम बात करेंगे तब मेरा तात्पर्य यह हुआ 19वीं सदी के जो चिंतक हुए, ठीक है। शुरुआत में तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि मैंने जो बात की थी वह थे
छठी सदी 10वीं सदी संस्कृत परंपरा से जुड़े हुए आचार्य जो इससे काव्य प्रयोजन से क्या समझते हैं उसके बारे में चर्चा थी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के चिंतकों पर। तो सबसे पहला नाम छात्रों है आचार्य सोमनाथ का। तो सोमनाथ ने कीर्ति, वित्त, विनोद, मंगल, सदुपदेश को सदुपदेश मतलब अच्छा उपदेश, कीर्ति, यश, वित्त का अर्थ क्या हुआ छात्रों? अर्थ की प्राप्ति। ठीक है, मतलब काव्य रचना के पीछे किसी भी कवि का प्रयोजन है कि उससे उसे आर्थिक लाभ हो, बुरा प्रयोजन तो नहीं है। विनोद का मतलब मनोरंजन, मंगल मतलब कल्याण, सदुपदेश अच्छा उपदेश देना, ये सभी उन्होंने इन सभी को क्या माना है? काव्य प्रयोजन माना है। फिर भिखारी दास का नाम आता है। भिखारी दास ने अपने लक्षण ग्रंथ, छात्रों एक बात ध्यान रखना, कुछ बातें हैं जो आपको आगामी परीक्षा में भी मदद करेंगी, तो उससे महत्वपूर्ण बात है भिखारी दास। भिखारी दास का एक प्रसिद्ध लक्षण ग्रंथ है काव्य निर्णय, जो आपके यूजीसी नेट की परीक्षा में भी पूछता है। तो काव्य निर्णय में उन्होंने बताया है कि तप सिद्धि, संपत्ति प्राप्ति मतलब तप सिद्धि मतलब किसी भी तपस्या को सिद्ध करना। ठीक है छात्रों, इसके बाद क्या है? तप सिद्धि के बाद संपत्ति प्राप्ति, संपत्ति को प्राप्त करना मतलब अर्थ को प्राप्त करना, यश प्राप्ति, कोई भी लेखक अगर लिख रहा है तो चाहेगा ही कि उसको यश मिले, उसका प्रभाव दूर दूर तक हो, लोग दूर दूर तक लोग उसे जाने और समझे, तो यश प्राप्ति भी है। यश प्राप्ति, आनंद की उपलब्धि मतलब आनंद का अनुभव करना, सहज रूप में शिक्षा प्राप्त करना। छात्रों ध्यान देना, तप सिद्धि, संपत्ति प्राप्ति, यश प्राप्ति, आनंद की उपलब्धि, सहज रूप में शिक्षा प्राप्त करना, इन सभी को काव्य प्रयोजन माना है भिखारी दास ने। ठीक है, अब हम आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, एक बात छात्रों मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगी इस वीडियो में जो मैंने बोला था, 19वीं सदी को थोड़ा सा आप जो हिंदी साहित्य के चिंतकों पर जब मैंने बात की तो 19वीं सदी ऐसा नहीं है, इसमें रीतिकाल के चिंतकों पर भी मैंने चर्चा की है। भिखारी दास रीतिकाल के हैं, ठीक है, और सोमनाथ जो है वो भी थोड़ा पहले के कवि हैं। तो रीतिकाल के, आप लोग को मालूम होगा, रीतिकाल के आचार्यों ने अलग अलग ढंग से अपने लक्षण ग्रंथों में विस्तार से चीज़ों को बताया था, लेकिन उन्होंने संस्कृत के आचार्यों को कॉपी किया था, कॉपी और पेस्ट किया था। रीतिकाल के आचार्यों की महत्ता यह थी कि उन्होंने किसी भी विषय को बहुत विस्तार से बताया है। कहते हैं ना कि जैसा कि गाइड बुक में होता है, कोई चैप्टर है और चैप्टर को पूरा बड़ा करके बताना, तो बड़ा करके जो है ना रीतिकाल के कवियों ने बताया था। तो जो भिखारी दास हैं वो रीतिकाल के कवि हैं और उन्होंने अपना कुछ मौलिक अनुदान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले के ही जो कवि थे, संस्कृत के जो आचार्य थे, उन्होंने जो काव्य की परिभाषा दी है उसी को उन्होंने थोड़ा और बढ़ा करके व्याख्यायित किया है। ठीक है, अब आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के जाने माने नाम हैं और उन्होंने आनंद व मंगल की सिद्धि को काव्य प्रयोजन माना है, व्यापक प्रयोजन माना है। आनंद की प्राप्ति हो और मंगल की सिद्धि हो, मतलब कल्याण हो, उसे उन्होंने काव्य का प्रयोजन माना है। फिर से मैं कहना चाहूँगी छात्रों, काव्य प्रयोजन से तात्पर्य सिर्फ कविताओं से ही नहीं है, बल्कि संपूर्ण साहित्य से है, साहित्य से है। ठीक है, और साहित्य से है, और साहित्य में मुख्य तौर पर कविता को आप रखिए। कविताओं को क्यों लिखा गया, इसके पीछे क्या प्रयोजन है, यह जो है काव्य प्रयोजन में आता है। अगले जो महत्वपूर्ण आलोचक हैं वे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो छात्रों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वे कला, किसी
कला का प्रयोजन या कह सकते हैं काव्य का प्रयोजन, साहित्य का प्रयोजन किससे मानते हैं? जीवन और मानवता के लिए मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी स्पष्ट कहते हैं कि वे कोई भी साहित्य, महान साहित्य या सार्थक साहित्य तब होता है जब वह मनुष्य को ऊंचा उठाने, उसके स्तर को ऊंचा उठाने में सफल हो। जो मनुष्य का कल्याण ना कर सके वह साहित्य कोई साहित्य नहीं है, यह उन्होंने स्पष्ट कहा है। इसके बाद छात्रों नंद दुलारे वाजपेयी आते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी साहित्य का उद्देश्य जीवन के किसी मार्मिक स्वरूप या स्थिति का ज्ञान कराना मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र इसके अगले आलोचक हैं। डॉक्टर नगेंद्र जो हैं वे व्यक्तित्व के संस्कार को, अंतर्मुखी प्रकृति आनंद को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। कहने का मतलब है कि डॉक्टर नगेंद्र किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत भावनाओं के परिष्कार को, उसके आनंद को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। इसके बाद भगीरथ मिश्र हैं। भगीरथ मिश्र भी जाने माने चिंतक हैं और वे काव्य प्रयोजन को 7 रूपों में विवेचित करते हैं। कौन से 7 रूप हैं? कला के लिए, कला जीवन के लिए, जीवन के पलायन, मतलब कोई भी साहित्य या काव्य के लिए ही लिखा जाए। दूसरा क्या है? कला जीवन के लिए लिखा जाए। तीसरा प्रयोजन होता है जीवन के पलायन से। अगर किसी को पलायन करना है अपने जीवन के, किसी रोमांटिक क्षणों में कुछ लोग चले जाते हैं काव्य को पढ़ते हुए, तो यह भी काव्य का प्रयोजन है। मनोरंजन व आनंद की प्राप्ति के लिए, ठीक है, जिस काव्य को पढ़कर मनोरंजन व आनंद की प्राप्ति हो वह काव्य का प्रयोजन में आती है। सेवा के लिए, कुछ लोग, बहुत से विद्वान जो हैं वह सेवा भाव से काव्य की रचना करते हैं, तो यह भी मुख्य काव्य प्रयोजन है। आत्म साक्षात्कार, खुद को समझने के लिए भी लोग काव्य लिखते हैं, यह भी उसका मुख्य प्रयोजन है। कई बार लोग अपनी भावनाओं को समझना चाहते हैं, उसे कागज़ कलम पे उतारना चाहते हैं, तो वो काव्य लिखते हैं। तो यह हुआ आत्म साक्षात्कार। और 7वां है छात्रों जो भगीरथ मिश्र मानते हैं काव्य प्रयोजन, 7वां जो बिंदु है वह है सृजनात्मक आवश्यकता की पूर्ति। अर्थात किसी भी क्रिएटिव चीज़ को, मान लो कोई भी नाटक, कोई कविता लिखनी है, कुछ क्रिएटिविटी करनी है, कहीं ज़रूरत है कुछ सृजनात्मक चीज़ करने की, कुछ अलग ढंग का करने की, इसके लिए भी कवि, लेखक या नाटककार जो भी है साहित्य की रचना करते हैं। तो काव्य के ये अलग अलग प्रयोजन हैं। छात्रों, मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो में आपको जो समझाना चाहा है काव्य प्रयोजन से संबंधित जो बातें बतानी चाहिए आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी है जिस पर जाकर के आपको इस वीडियो टीचिंग का एक PDF मिल जाएगा और PDF के साथ भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, PDF बिल्कुल आप डाउनलोड कर लीजिए, आप मांग सकते हैं, आपको दे दिया जाएगा और आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। और भी कोई वीडियो यदि आपको पसंद हो, कुछ देखना हो तो आप मुझे बता सकते हैं।